अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड अपेरेंटली द फर्स्ट शो ऑफ दिस वीक बिकॉज कल जो आपने शो देखा दैट वाज ऑब्वियसली नॉट लाइव, दिस इज द लाइव शो। और अपडेट्स ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं T20 हो रहा है, इंग्लैंड आया हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का T20 जारी है, ये सीरीज जारी है और बहुत ज़रूरी थी बात करना। जो संडे को मैच हुआ उसके हवाले से डिस्कशन ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा एंड व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स क्या हो रहा है आजकल, क्या है अपडेट, उस अपडेट पे ज़रूर बात करेंगे एंड देन सीरीज़ को लेके आगे भी बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको ताज़ा तरीन खबर देते चलें व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। एक बहुत ही मज़ेदार सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो संडे को, ये जो आखिरी मैच था कराची में वो खेला गया, उसके हवाले से और डिटेल में भी डिस्कशन होगी। बट सीरीज़ का 5वां मैच कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और दोनों टीमों का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश की बाइस जो है वो मनसूख हो गया और अच्छी खासी लाहौर में बारिश हुई है। आई होप ये बारिश जो है ये बिल्कुल तंग ना करे आगे आने वाली सीरीज़ के मैचेस में। मैनेजमेंट का लाहौर में होने वाले तीनों मैचेस के लिए शादाब खान और नसीम शाह को प्लेइंग 11 में शामिल करने पर गौर। सो विच मीन्स हमें शादाब खान और नसीम शाह वापस जो है वो एक्शन में दिखेंगे। गद्दाफी स्टेडियम की बात करें और कुछ बैटिंग की बात करें, कुछ विकेट की बात करें कि कैसी है, तो गद्दाफी स्टेडियम में बैटिंग विकेट तैयार कर ली गई है। वैसे आपको मैं याद दिलाती चलूं कि नेशनल स्टेडियम कराची और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, इन दोनों की पिचेस जो हैं वो बाकायदा पीसीबी ने पूरी ओवरहॉलिंग करके फिर से एक नए सिरे से तैयार की हैं। नेशनल स्टेडियम के पिच ने तो बहुत सारी सरप्राइजेस दी। अब देखते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम की पिच कैसी होती है, मगर कहा यही जा रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम की बैटिंग विकेट तैयार कर ली गई है और पिच पर स्पिनर्स का किरदार भी अहम होगा। गद्दाफी स्टेडियम में पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर 156 और दूसरी इनिंग्स का 147 रन है। गद्दाफी स्टेडियम पर मजमूई तौर पर 15 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जिनमें से 7 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की और 8 मरतबा दूसरी टीम ने जो है वो दूसरी बैटिंग टीम ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, कौन टॉस जीतता है और किस तरह हमें गद्दाफी स्टेडियम की पिच जो है वो एक्ट करती हुई दिखती है। बिकॉज इस पूरे जो स्क्वायर बना है नया, उस पर अब पहली दफ़ा जो है कोई मैच खेला जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर और फिर बात करें क्या कमाल किया कराची वालों ने, जो ये चीखते चिल्लाते रहते थे कि नहीं जी नहीं आती कराची की आवाम नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कराची की आवाम सिर्फ बड़ी टीमों को देखने आती है। तो इंग्लैंड का जब मुकाबला हो रहा था पाकिस्तान से, सो कराची की आवाम ने बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया एंड कराची वालों ने पीसीबी को माला माल कर दिया। पीसीबी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। 1,26,000 से ज़ायद तमाशाइयों ने ग्राउंड आकर मैच देखा और पहले T20 में 31,962 शायकीन जो हैं वो नेशनल स्टेडियम में मैच देखने आए और पहले T20 से जो गेट बनी हासिल हुई है विच इज़ 1,30,00,000 रुपए। ये जो अमाउंट है ये वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जो है वो जमा करवाई थी। पीसीबी को 4 मैचेस में करोड़ों का फ़ायदा हुआ। वाकई जिस तरह रिस्पॉन्ड किया चारों दिन, चारों मैचेस में, इट वाज अ फुल हाउस ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची। इनफैक्ट जो उसकी कैपेसिटी है उससे कुछ ज़्यादा भी मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग आ गए थे, बिकॉज जिस तरह बैठे हुए थे, जिस तरह सीटिंग के बाद भी नीचे भी लोग आपको बैठे हुए दिख रहे थे इंक्लोजर्स में। सो येस, इट वाज अ हैपनिंग सीरीज। 4 मैचेस हियर, अब 3 मैचेस गद्दाफी में होंगे, यानी अब देखा जाएगा कि लाहौर की आवाम किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। बाय द वे टिकट जो है वो धबाधब बिक रहे हैं, मगर क्या हुआ संडे को, क्या हुआ चौथे T20 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। व्हाट एन अमेजिंग टर्न अराउंड। जाहिर सी बात है गलतियां तो हैं अपनी तरफ, गलतियों पे भी बात करेंगे, मगर उस वक्त क्या कैरेक्टर कुछ प्लेयर्स ने दिखाया, जिस किस्म का कैरेक्टर, उस पर ज़रूर बात करना बनती है। और मैं अकेले ही नहीं यहाँ पे बोलती रहूँगी, बिकॉज मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मेरे साथी मौजूद हैं, अदील अजहर मौजूद हैं। अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच। Assalamualaikum Savera and Assalamualaikum to you all. Yes, indeed. पहले तो thank you so much and what an atmosphere that was. मैं लाहौर में कराची में जो आखिरी मैच हुआ था उसमें मैं ग्राउंड में मौजूद था और मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया। मुझे अफसोस उन लोगों पे हो रहा था जो हसनैन के ओवर के बाद जान छोड़ के चले गए थे, बट किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान was on for such a wonderful victory. I think I was there with my family, दोस्त साथ थे
और वो कहते हैं ना फुल पैसा वसूल मैच हो गया। व्हाट एन अमेजिंग फाइट बैक बाय पाकिस्तान, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पे लाहौर में आज प्रैक्टिस का, जैसे कि आपने अभी बताया कि थोड़ा सा रंग में भंग जो है वो पड़ गया है, उसकी हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, बिकॉज लाहौर में तमाम तर फैसिलिटीज़ होने के बावजूद एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऐसा है जो कि हर दफ़ा अपना रंग दिखा रहा होता है, और आज फिर एक मुख्तसर से बारिश के स्पेल के बाद जो है वो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस हुई है। बट एनीवे, कमिंग टू सवेरा कराचीज़ मैच, आई थिंक दैट वाज अनबिलीवेबल, बहुत मज़ा आया। दैट वाज सीरियसली अनबिलीवेबल अदील। मतलब जो वो कहते हैं ना कि नहीं जी, नेवर से द गेम इज फिनिश अंटिल द लास्ट बॉल, एंड एक्चुअली दिस हैपेंड। जिस तरह ठीक है जो हसनैन का ओवर हुआ, आई वुड नॉट ब्लेम हसनैन, इसलिए क्योंकि इनिशियली जिस तरह हसनैन ने शुरू की थी बॉलिंग, वही हसनैन थे जिन्होंने हमें पावर प्ले में 2 विकेटें हासिल करके दी थी, एंड मोमेंटम जो है वो हमारी तरफ पलटा था। बट हैट्स ऑफ टू हारिस रऊफ, द काइंड ऑफ पेनल्टिमेट ओवर दैट हारिस रऊफ डिड, इट वॉज अमेजिंग एंड इट शोड सो मच कैरेक्टर कि कितनी तेज़ी से हारिस रऊफ जो है वो किस तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हुए डेवलप हो रहे हैं। आई थिंक सवेरा, हम अपने प्रोग्राम में पिछले कुछ हफ्तों से ये बात नोट कर रहे हैं कि हारिस रऊफ, बल्कि लाला भी जब पिछले हमारे आखिरी प्रोग्राम में आए हुए थे तो फिर हम शायद ये बात कर रहे थे कि शाहीन और हारिस की इस वक्त जो है ना वो सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंडशिप इस वक्त टीम में चल रही है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर से हारिस की बॉलिंग में भी नज़र आ रहा है। बिकॉज हारिस जो हसनैन का आखिरी ओवर था वो कुछ हारिस टाइप की बॉलिंग ऐसा लग रहा था कि अब से कुछ अर्सा पहले हारिस ऐसी वेवर्ड हो जाया करते थे, उन पे शॉट्स पड़ा करते थे, छक्के चौके, उनको ये नहीं समझ में आता था कि अब उसको रोकना कैसे। लेकिन हमने ये देखा है कि हारिस ने जिस तरह की वेरिएशन डेवलप की है, फास्टर बॉल तो वो कर रहे थे, स्लोअर वन जो उन्होंने डेवलप किया, लेकिन खैर उन्होंने जो अपना वो आखिरी ओवर कराया था 19th ओवर, वो अल्टीमेट फास्ट बॉलिंग का जो है वो एक कहना चाहिए डिस्प्ले था, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज। आई नो कि लोग हसनैन के खिलाफ काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, हसनैन हमारे स्टैंड के सामने ही फील्डिंग कर रहे थे, पहले 3 ओवर्स के बाद पब्लिक तालियां बजाई जा रही है। हसनैन ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच भी बाउंड्री पे लिया था, बिल्कुल एट दी एज ऑफ द स्कर्टिंग, बड़ा वेल जज कैच लिया था। और फिर जब वो आखिरी ओवर करा के रहे तो आवाम का जो रिस्पॉन्स था उनके पास, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तानी आवाम ज़रा जज्बाती ज़्यादा होती है। लेकिन आपको ये बात सोचनी पड़ेगी सवेरा, पाकिस्तान ये मैच इस वजह से जीता बिकॉज इंग्लैंड की उस वक्त तक 7 विकेटें गिर चुकी थी, ठीक है जी। यही 5 रन अगर इंग्लैंड को उनकी अगर उस वक्त 2 या 3 विकेटें गिरी हुई होती तो उनके लिए 5 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और वो 7 विकेटें गिराने में हसनैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जी हसनैन को जो है वो रेस्ट दिया जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सीरीज़, नसीम को उनकी जगह लाया जा रहा है। आई होप उसके पीछे हसनैन का वो आखिरी ओवर वजह ना हो, बिकॉज जिस तरह बाबर उनको उस ओवर के दौरान डांटे लगा रहे थे और हमें नज़र आ रहा था, तो लग यही रहा था कि गालिबन बाबर उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे। बिल्कुल, मगर आई होप कि ये वजह नहीं बनी हो अदील, क्योंकि जो है हमें ये पता था कि नसीम ने वापसी एड ऑन होना था, शादाब ने भी वापस आना था। दिस वाज द प्लान इनिशियली ऑफ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, बिकॉज हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ये पहले से ही खबरें थी कि नहीं जी रिजवान भी रेस्ट करेंगे तो शादाब भी रेस्ट करेंगे, बट रिजवान की तरफ से रेस्ट नहीं हुआ। मगर अब शादाब की वापसी एंड नसीम की वापसी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट 11 दैट आई सपोज पाकिस्तान वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्ल्ड T20। एक शाहीन उसमें एड इन हो जाएंगे एंड ये हमारा ट्रायो, पेस ट्रायो होगा जहाँ पे शाहीन, नसीम और हारिस हमें दिखेंगे। आई थिंक इतना मुझे अभी तक, इफ़ आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस, मगर और ज़्यादा क्लैरिटी में हमें ये बता सकेंगे। बिकॉज एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस भरपूर है जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मतलब मैं एक्सपीरियंस का लेवल आपको ये बताऊँ कि ये वो मेहमान हैं हमारे साथ जिन्होंने पहला T20 पाकिस्तान का कवर किया था एंड अब संडे को दी 200 T20 भी उन्होंने कवर किया। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। बहुत शुक्रिया सवेरा, वालेकुम अस्सलाम। अदील को भी मेरा सलाम। और बस अल्लाह ताला का करम है कि इस क्रिकेट की वजह से लोग क्रिकेट मैच नहीं देख सकते। हमने पूरी दुनिया भी देख रही और इतने पाकिस्तान के मैचेस देखे, इतने पाकिस्तान के अप एंड डाउन देखे, लेकिन जो संडे को मैच मैंने देखा, मेरा ख्याल में ऐसे मैचेस कम देखने को मिलते हैं। और फिर अदील को तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो तो क्राउड में बैठे हुए मैच को एंजॉय कर रहे थे। तो कराची के लोगों ने 1,27,000 4 मैचों में सवेरा लोग आए, तो मेरा ख्याल में कराची के लोगों ने अपना हक अदा कर दिया। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर रहा चारों मैचेस में कि अब सीरीज का मजा दुबाला हो गया। अब लाहौर में तो टिकट के लिए वो कहते हैं ना कि खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है। अब हमें लोग कराची फोन करके कह रहे हैं कि भाई टिकट दिलवा दें, तो टिकट भी नायाब हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी जबरदस्त सीरीज चल रही है। लेकिन जो आप लोग बात कर रहे हैं, मैं भी इसके हक में हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है वर्ल्ड कप की
तो मेरे ख्याल में यही 3 मैचेस हैं जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं। अबरार को खिला लें, आमिर जमाल को खिला लें, लेकिन इसके बाद फिर आपके पास ना गलती की गुंजाइश है और ना फिर आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका है। बिल्कुल भट्टी साहब, इससे पहले कि हम इस मैच और इस सीरीज की डिस्कशन पे जाएं, एक चीज़ मैं पहले आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। पहला T20, द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल ऑफ पाकिस्तान, आई बिलीव इंग्लैंड के खिलाफ हमने खेला था 2006 में गालिबन। वहाँ से अब तक टीम पाकिस्तान का सफ़र कुछ थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकें, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ इट। ब्रिस्टल में सवेरा वो जो फेमस बॉल टेम्परिंग का ओवल का इशू हुआ था, उसके फौरन बाद जो पाकिस्तान का अगला मैच था ओवल टेस्ट के बाद, तो ये ब्रिस्टल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल खेला था। T20 का लोगों को इतना पता भी नहीं था। मुझे याद है इंजमामुल हक ने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, उनको आखिरी छक्का मारा और पाकिस्तान ने वो मैच जीता। लेकिन उसके बाद से फिर हमने T20 में पाकिस्तान के इतने अप एंड डाउन देखे। जिस तरह मैं संडे के मैच की बात कर रहा हूँ, हमने अभी नसीम शाह का मैच देखा शारजा में, लेकिन एक मैच सवेरा जो शायद उस मैच के बाद कभी शायद आपके पास आएंगे तो उनसे वो आप उनसे फीलिंग पूछिएगा, जब माइकल हसी ने छक्के मारे पाकिस्तानी बॉलरों को, हमारी हंसी छीन ली तो वो फेमस वर्ल्ड T20 का जो सेमीफाइनल था, उसके बाद जो मैंने सेंट लूसिया के बीच के ऊपर जो सीन देखा मैच के कुछ घंटों बाद, जाहिर है वो सेंट लूसिया पूरा शहर जो है वो बीचेस के ऊपर है, तो हम भी टीम होटल के पास ठहरे हुए थे, तो ऐसे ही टहलते हुए जब बीच पे गए तो अब्दुल रज़ाक और शाहिद आफरीदी बीच के ऊपर बेसुध लेटे हुए थे। अच्छा, वो जमाना वो था जब हमारे मुल्क में अभी ये मोबाइल फोन इतना कॉमन नहीं आया था, वरना शायद हम वीडियो या तस्वीरें आपसे शेयर कर सकते। तो वो जो मैंने सीन देखा, और उससे एक रात पहले शायद मुझे अपने टीम होटल में इनवाइट किया शाहिद आफरीदी, फवाद आलम और अब्दुल रज़ाक, ये रूममेट थे। एक बहुत जबरदस्त होटल अपार्टमेंट था, तो वहाँ उन्होंने अपने हाथ से पका हुआ जो हमें खाना खिलाया, उन्होंने चिकन कढ़ाई। सेंट लूसिया में समझ लें कि वहाँ तो आपको नेमत है अगर एशियन फूड मिल जाए, तो वो उन्होंने अपने हाथ से पका हुआ खाना खिलाया। सुबह मैच था और मैच में फिर ये एंटी क्लाइमेक्स हो गया, तो वो मैच में कभी नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान ने जिस तरह वो जीता हुआ मैच एकदम से हारा, और फिर उसके बाद हमने कप्तान को और अब्दुल रज़ाक को जिस तरह बीच पे देखा, वो सीन भी मेरे ख्याल नहीं भूल सकते। तो बहुत सारी कहानियां हैं, इससे तो मेरे ख्याल में कोई अलग से एक शो वजह। लेकिन अभी रिसेंटली जो सकलैन मुश्ताक का सवेरा बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस का चर्चा रहा, मैं उसी से रिलेटेड एक चीज बताऊं कि मैंने दुनिया में इतनी क्रिकेट कवर की, इतने मैचेस मैंने देखे, प्लेयर्स के, ऑफिशियल्स के, ICC के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी। मेरे ख्याल में जो सबसे मुश्किल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी लाइफ में देखी, वो जब 2007 में आयरलैंड के खिलाफ किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान मैच हार गया, और उस मैच के बाद जब बॉब वुल्मर और इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है ना, स्पीचलेस, तो उनके मुंह से जुमले नहीं निकल रहे थे, बस उनकी आंखों से आंसू नहीं आए, इतनी बुरी हालत थी। लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाबात दिए सवालात के, और वो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो गया उस मैच के बाद। लेकिन भट्टी साहब, गालिबन वो बॉब वुल्मर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। बिल्कुल, उसके चंद घंटों बाद बॉब वुल्मर की डेथ हो गई। तो मुझे अब वो एजाज तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्याल में एक मुश्किल टाइम था। लेकिन मैं दुनिया में वो वाहिद सवेरा जर्नलिस्ट था जिसने बॉब वुल्मर के मरने की जो खबर है वो सबसे पहले ब्रेक की थी किंगस्टन जमैका में। मैंने अपने चैनल से जब वो खबर ब्रेक की, तो CNN, BBC और दुनिया की जितनी बड़ी न्यूज एजेंसीज थी, उसने हमारे टीवी चैनल को कोट करके कहा कि बॉब वुल्मर के मरने की खबर आ रही, क्योंकि पहली जो बॉब वुल्मर की मैंने ही खबर दी थी वो अनकॉन्शियस होने की खबर दी थी। तो क्रिकेट में बहुत सारी कहानियां हैं, इसमें फिर किसी वक्त अलग से शो करेंगे। बल्कि भट्टी साहब, मैं तो कहता हूँ आपके पास इतनी मेमोरीज है माशाल्लाह कि इस पर तो पूरी एक व्लॉग की, एक पॉडकास्ट की सीरीज बन सकती है और बड़ी सुपर हिट हो सकती है। बिकॉज जिस तरह के ये वाकयात आप
हमें बता रहे हैं। तो जो मेरा अगला लॉजिकल सवाल आपसे ये बनना था कि सबसे यादगार मैच, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो तो खैर हमें अंदाज़ा हो गया कि शायद आप हो सकता है उस सेंट लूशिया के उस बदकिस्मत मैच को ही करार देंगे, या उसके अलावा भी कोई और मैच आप कहें कि नहीं यार अदील वो डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह थी, लेकिन ये वाला मैच जो है ना, ये मेरी जो मैंने कवर किया है, ये मेरा पसंदीदा और मेरा यादगार तरीन मैच था। इसमें अक्सर बड़ी अनयूजुअल चॉइसेस जो हैं वो आ जाती हैं, जिस मैच को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन अक्सर एनालिस्ट या जर्नलिस्ट या जो कवर कर रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये मैच मेरे लिए मेरा फेवरेट मैच था। तो बट इसका फेवरेट मैच कौन सा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ? अच्छा आदिल, इतने मैचेस हमने दुनिया में कवर कर लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ जब भी पाकिस्तान जीता है ना वो एक उसका अलग ही मजा आता है। मुझे याद है कि 2005 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई, पहले 2 मैच इंडिया ने जीत लिए, पाकिस्तान 2-0 डाउन था, फिर पाकिस्तान ने वो 4-2 सीरीज जीती। तो वो जो आखिरी मैच उस सीरीज का फिरोज शाह कोटला पे हुआ, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ आए और मनमोहन सिंह भी उनके साथ थे, तो पाकिस्तान ने फिरोज शाह कोटला में मेरे ख्याल हार्डली 150 या 160 पर इंडिया को आउट करके बहुत आसानी से 4-2 सीरीज जीती। तो मेरे ख्याल में मेरी लाइफ में इंडिया के मैचेस बहुत ज्यादा यादगार थे। एक फिर बेंगलोर में टेस्ट मैच था पाकिस्तान इंडिया का, उसी 2005 की सीरीज का, और उस टेस्ट मैच के आखिरी दिन में एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडिया ने जब आखिरी दिन बैटिंग शुरू की तो उनकी 10 की 10 विकेटें बाकी थी। पहले ओवर में एक अपील हुई, साइमन टॉफल अंपायर थे और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को नॉट आउट किया। तो मैच के बाद जब हियरिंग हुई तो इंजमाम उल हक जो पाकिस्तान के कप्तान थे वो एक्साइटेड होकर जिस तरह अंपायर के सामने गए और उन्होंने जोर से चीखा। तो मैच के बाद जब मैच रेफरी के पास हियरिंग हुई तो साइमन टॉफल ने कहा कि पहले ओवर में जब अपील हुई थी आज और इंजमाम मेरे सामने आए तो मैंने जब बैट्समैन को नॉट आउट किया तो मुझे लगा कि पाकिस्तान का कप्तान आज मुझे जान से मार देगा। तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का जो एक्साइटमेंट है वो एक अलग ही लेवल होता है कि आप जब भी इंडिया के खिलाफ मैच जीते उसका अलग मजा होता है। लेकिन अब ये रिसेंटली जो मैच जितवाया नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ, ये मैच भी मेरे ख्याल में बड़ा एक्साइटिंग मैच था। फिर ये 3 दिन पहले जो हमने कराची में देखा, इतने मेरे ख्याल में मैच में अप एंड डाउन कम मैचेस में आए जो ये संडे वाले मैचेस में आए। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया के मैचेस जितने भी हैं हर बार जीत का एक अलग ही मजा होता है। पर भट्टी साहब, फिर मुझे लगता है कि जब हम टीम पाकिस्तान को देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो बहुत हाइप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है सकलैन मुश्ताक की, फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो कुदरत का निज़ाम है ये सारा पाकिस्तान टीम पे अप्लाई कैसे होता है। मतलब अगर मैं इनविंसिबल पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की बात सोचती हूँ तो मुझे लगता है उन्होंने शायद कुदरत से कोई डील की हुई थी, और ये सारा अप्लाई हमारे ऊपर कैसे होता है। हम जहाँ डाउन एंड आउट होते हैं, सोचते हैं कि नहीं जीत सकते यहाँ से, वहाँ से हम निकल के जीत हासिल कर लेते हैं। जहाँ हम कहते हैं यस हमारी टीम आज बहुत स्ट्रांग लग रही है, वहाँ हमारी टीम बिल्कुल ढेर हो जाती है। तो बिल्कुल सवेरा देखें, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। बेशक। तो जाहिर है हर एक का अपना अकीदा है, हर एक का मजहब है। दूसरी टीम भी मेहनत कर रही है। मेरे ख्याल में बाज़ जगहों पर अल्लाह ताला की वाकई हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग होती है कि जब हम मुड़ के देखते हैं और अपनी टेप को रिवाइंड करते हैं तो अल्लाह ताला पाकिस्तान टीम को पता नहीं किस तरह उस मुश्किल से निकाल के ले जाता है। अफगानिस्तान के खिलाफ अगर अब 2019 का वो जो हेडिंगले लीड्स में मैच हुआ जो इमाद वसीम ने जितवाया, वो मैच भी आप देखें कि एक वक्त में लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्रॉम नोवेयर फिर इमाद वसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा एक इख्तलाफ है, सकलैन मुश्ताक ठीक है वो बड़े प्लेयर हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ग्राउंड रियलिटीज जो है उनको डिनाई ना करें। अगर गलती है, इंजमाम अक्सर कहते थे कि मैं जब बॉब वुलमर कप्तान थे वो कहते थे कि यार मैं जब पाकिस्तान मैच हारता है तो बॉब वुलमर को इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजता कि वो गोरा है सच बोल देगा जाके। तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों को भी जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जो हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए कि हमारी मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बाज़ जगहों पर थोड़े लगी लिपटी से काम लेते तो मेरे ख्याल में हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। देखें
मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, क्राउड भी सपोर्ट कर रहा है। 1,27,000 लोग अगर नेशनल स्टेडियम में 4 मैचेस में आ रहे हैं, 5 करोड़ रुपए की गेट मनी से इनकम हो रही है पीसीबी को, तो इसका मतलब है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम। और पाकिस्तानी मीडिया, अब आप देखें ना, जो 10 विकेट से हमने मैच जीता, 26-28 घंटे तक मीडिया वाह वाह करता रहा। अब ये मैच 3 दिन हो गए, अभी तक पाकिस्तानी टीम की तारीफें हो रही हैं। लेकिन जब आप बुरा खेलेंगे तो मीडिया आपको आईना तो दिखाएगा ना। अगर आईने में मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं है तो फिर ये मेरा कसूर है, आईने का तो कसूर नहीं है। बिल्कुल। भट्टी साहब एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आई थिंक इस टॉपिक को हम ज़रा इसको यहाँ पे समेटते भी हैं। अब ये 2005 से लेकर आज 2022 का अख्ताम आ रहा है। T20 क्रिकेट इटसेल्फ एज अ जॉनरा, एज अ टाइप ऑफ क्रिकेट हैज़ इवॉल्व। उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, अप्रोचेस चेंज हुई हैं, नए नए शॉट्स आए हैं, इनोवेशंस हुई हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, हमारा अच्छा एक डिसेंट रिकॉर्ड है 200 मैचेस में, कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है, हमने सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट भी खेली है, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को अडेप्ट कर पाया है वो जो नए दौर के तकाज़े हैं? अक्सर ये बात कही जाती है ना, पाकिस्तान अभी भी ओल्ड स्कूल क्रिकेट करता है, बड़ी शायद फॉसिलाइज्ड हमारी सोच है T20 की अप्रोच के हवाले से कि जी शुरू में एक्यूमुलेट करो, विकटें एंड में लेकर जाओ। जबकि T20 में आप देखें इंग्लैंड जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, विकटें उनकी गिरती रहती हैं लेकिन उनकी अग्रेसिव अप्रोच ख़त्म नहीं होती। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या हम एज अ T20 साइड भट्टी साहब इवॉल्व हुए हैं या हमारा अभी भी स्टाइल वही पुराना ही है? शायद देखिए अदिल, हमने 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता, हमने अभी एशिया कप का फाइनल भी खेला, हमने इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। वही ना कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन अगर इस टैलेंट की हम फाइन ट्यूनिंग कर लें। हम इस वक्त, मैंने ये सवाल किया था एशिया कप के फाइनल के बाद स्कॉटलैंड से, उन्होंने वहां भी ये बात नहीं मानी थी। मैंने कहा कि दुनिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हम अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हम ये समझते हैं कि हम उसी वक्त जीतेंगे जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। आप इंग्लैंड को देखें, मार्क वुड ने उस दिन मैच विनिंग स्पेल किया, ऊपर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया, लेकिन अगले मैचों में उन्होंने तय किया हुआ था कि रोटेशन पॉलिसी मार्क वुड को उन्होंने नहीं खिलाया। तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, उस वक्त कहते थे कि पाकिस्तान हार से डरता है। वाकई ये थ्योरी आज भी पाकिस्तान पर अप्लाई हो रही है। हालांकि इमरान खान 3.5-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहकर तकरीबन 6 महीने पहले हट भी गए, लेकिन आज भी हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, वो हार से डरते हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरा जो दौर है ये सक्सेसफुल दौर हो, मेरे बाद जो आएगा वो खुद ही भुगतेगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया में जिस ब्रांड की क्रिकेट हो रही है, हम उससे थोड़ा सा पीछे हैं। प्रोसेस हम बार बार यही बात करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो नज़र नहीं आता। शक्लें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, पूरा प्रोसेस, पूरी पॉलिसी उलट पुलट हो जाती है। बट भट्टी साहब, अब अगर मैं बात करूं, अब जो 3 मैचेस हमारे पास रह गए, बिकॉज ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम यहाँ पे अपने 11 को सेट करके और फिर लेकर जाएंगे न्यूजीलैंड, जहाँ पे हमने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ। कौन आपके टॉप 3 पेसर्स होंगे जो 11 में खेलेंगे, या आप शायद 4 पेसर्स रखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को देखते हुए? तो कौन, क्या आपको क्या 11 दिखती है? क्या फुल फोकस्ड 11 जो है वो पाकिस्तान की होनी चाहिए? देखिए सवेरा, माशाल्लाह पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग में तो इतना ज्यादा टैलेंट है कि आगे चल के हमें 11 में कौन से 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं या कौन से 4 खिलाने हैं, ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस डिपार्टमेंट में तो हम खुद कफील हैं। बस यही दुआ करें कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो फिट हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा मेरे रिजर्वेशन ये है कि कहीं टूर्नामेंट जीतने के चक्कर में हम शाहीन शाह अफरीदी को लूज ना कर जाएं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले, उसको खिलाएं। क्योंकि देखिए, शाहीन के बगैर हमने देखा मोहम्मद हसनैन एक बिल्कुल डिफरेंट बॉलर हमें नजर आया, नसीम शाह एक बिल्कुल चेंज बॉलर हमें नजर आ रहे हैं, हारिस रऊफ वो पहले से पाकिस्तान टीम का पार्ट है, अब कोई हसन अली की बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है उसमें तो हमारे पास वाफिर मिकदार में फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में शादाब खान, मोहम्मद नवाज के दोनों ऑलराउंडर्स हैं, उस्मान कादिर, वहां भी इतना इशू नहीं है। मेरे ख्याल में 3 पोजीशन
पाकिस्तान की ऐसी हैं, खुशदिल शाह, आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद। तो देखिए जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स ले लें, लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, या आप जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जैसे, ये 3 पोजीशन है जिसपे सबको रिजर्वेशन है कि मेरे ख्याल में शायद इस वर्ल्ड कप की कैंपेन में हम लोगों को अगर वो गलत साबित कर दें तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इन 3 बैटर्स के साथ हम इस वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में और उससे पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेले। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाए, कुछ अगर हमें समझ आ रहा है कि कोई हमारे पास बेटर चॉइस है, हमारे पास शोएब मलिक अगर अच्छी चॉइस है, या एक्सवाइजेड जो भी वो समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये तीनों बैट्समैन जो हैं ये शायद पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते जितना टीम मैनेजमेंट इनको समझ रही है। बटी साहब, वही बात जो मैं अपने पिछले सवाल से इसको लिंक करता हूँ कि एक अभी जो एक और नाम आने लगा है, ज़ाहिर है हारिस सुहेल का नाम हम सुन रहे हैं कि जी ये, अब मुझे नहीं पता कि ये मीडिया की अख्तरा है ये या वाकई टीम इस मामले में सोच रही है, बिकॉज जी उन्होंने पिछला T20 टूर्नामेंट जो है वो अच्छा खेला है, सो क्या उनकी जगह बनती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में गुज़श्ता हफ्ते चीफ सेलेक्टर आए थे मोहम्मद वसीम साहब, एंड ही वाज स्पीकिंग वेरी हाईली ऑफ दिस ऑलराउंडर आमिर जमाल, और हम भी जानना चाह रहे थे कि जी क्या चीज़ आपको ख़ास लगी। तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और ये सारी चीज़ें। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ज़बरदस्त मौका था इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कि ज़रा अब एक खिलाड़ी को आप लाएँ तो उसको ट्राई भी कर लेते। लेकिन ये क्या, ये डिफेंसिव अप्रोच है, यानी कुछ फियर ऑफ फेलियर है, या शायद हमारा मीडिया का ही उनको डर है, या क्या वजह है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से हम चूक जाते हैं? बिकॉज अब तो नहीं लग रहा, अब इस आगे वाले 3 मैचेस में तो बज़ाहिर हमें पता है जी नसीम आ जाएंगे और शादाब होंगे जिनको आना चाहिए, बाकी तो कोई और आता हुआ नज़र आ नहीं रहा। तो फिर ये सिलेक्शन का फ़ायदा क्या होता है इस तरह की? अदील, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहम्मद वसीम, हमारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे उनसे रिलेशन है, लेकिन इस वक्त शायद जो सिलेक्शन में शॉट्स है ना, वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान खेल रहे हैं। मोहम्मद वसीम ठीक है चीफ सेलेक्टर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनकी इतनी इनपुट होगी सिलेक्शन में। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि अगर किसी यंगस्टर को आप कहते हैं कि ही इज हाईली टैलेंटेड, तो उस टैलेंट का हमने अचार तो नहीं डालना। अब आप होम सीरीज खेल रहे हैं, खिला दें आमिर जमाल को, अबरार को भी खिला दें एक मैच में, पता तो चले। देखें माजी में ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं। एक इमाद बट लड़का, हम्माद बट लड़का आया था, वो कहाँ गया आज? कोई अम्माद बट। तो मतलब इस तरह के, ये मैं एक मिसाल दी, इस तरह की लातादाद मिसालें हैं कि बगैर खिलाए हम लड़कों को जाया कर देते। तो मेरे ख्याल में अगर ये लड़के टैलेंटेड हैं, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलत सिलेक्शन की है, तो उनको ग्राउंड में खिलाएं, पता चले, क्योंकि यही वो 3 मैच हैं जिसमें हमें एक सिनेरियो पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में अगर आगे हमें चेंजेस करनी है, खुदा न खास्ता कोई अनफिट होता है, तो ये लड़के वाकई आगे जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये घूम फिर के इनको घर भेज दिया जाए और उसके बाद ये फिर अगली सीरीज में मंजर से गायब हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर काफी अर्से तक पाकिस्तान में T20 मैचेस नहीं है। तो लिहाजा इन लड़कों को खिलाना चाहिए, वैसे टीम के साथ रखना इसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़े बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। भट्टी साहब, मगर मसला यही है ना कि अब आप क्या आमिर जमाल को मौका देंगे या उनको सेट करने की कोशिश करेंगे 11 में, या फिर अभी तो हमारे सवालात ही नहीं ख़त्म हुए जो हमारी टीम के हवाले से सवालात हैं कि ठीक है जी बाबर और रिजवान ओपन कर रहे हैं, क्या तीसरे पे हैदर आएगा या तीसरे पे शान आएंगे, चौथे पे शान आएंगे, तीसरे पे हैदर आएंगे, और इन टाइम फ्रेम में अगर फ़खर जमान फिट हो जाते हैं तो क्या फिर हैदर को ड्रॉप किया जाएगा या शान को ड्रॉप किया जाएगा? अभी तो ये वाली जो पोजीशन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी तो कंफ्यूजन का एक मसला बना हुआ है ना। अच्छा सवेरा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जो अदील ने सवाल किया ना हारिस सुहेल का, जी, अपने मीडिया के दोस्तों से भी इंतहाई माजरत के साथ कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि कई बार हम लोग ख्वाहिशात को खबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक नो डाउट हारिस सुहेल इज हाईली टैलेंटेड, बहुत उनकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में प्रूव भी किया, लेकिन इस स्टेज पे मेरा ख्याल में हारिस सुहेल को एक तरह से इस T20 स्क्वाड में डाल देना ये जरा मुश्किल है। लेकिन सवेरा जो
आप बात कर रही है ना जी, मेरा ख्याल में थोड़ा सा ओपनिंग स्लॉट ऐसी है जिसमें या बाबर नीचे आ जाएं या रिजवान नीचे आ जाएं। अगर आप पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करें, बाबर वन डाउन पर अगर आ जाएं तो मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ओपन कर लें, बाबर वन डाउन पर आ जाएं। उसके बाद देखें मेन पोजीशन जो है वो चौथे नंबर की है। चौथे नंबर पर इफ्तिखार अभी तक तो हमें इफेक्टिव नजर नहीं आ रही। ये रोल मेरे ख्याल में अगर शादाब खान को देना पड़ेगा और ये देंगे, आप देखिएगा आगे जाके। लेकिन इस स्टेज पर अगर कोई सीनियर प्लेयर टीम मैनेजमेंट समझती है, शोएब मलिक, हारिस सोहेल, अभी आपने रिसेंटली देखा असद शफीक, हालांकि टेस्ट मैच के प्लेयर हैं लेकिन असद शफीक ने भी केपीएल में हमने देखा, नेशनल T20 में देखा, उन्होंने भी अपना स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो ये चौथे नंबर की जो पोजीशन है ये बहुत वाइटल है। लेकिन आप ये जो परसों मैच हम जीते हैं कराची में, बट साहब ओपनिंग स्टैंड नहीं छोड़ने वाले बाबर और रिजवान, ये भी मेरे ख्याल से हमारी ख्वाहिशात हैं जिसपे हम बात करते रहते हैं। लेकिन देखिए ना 11 ओवर में हमें जब 97 का ओपनिंग स्टैंड मिल गया तो उसके बाद कप्तान को यहाँ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आसिफ अली या खुशदिल शाह में से किसी एक को ऊपर भेजना चाहिए। वहाँ शान मसूद नहीं बनते थे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई सवेरा देखें हमारी ख्वाहिशात जरूर है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए और पाकिस्तान की टीम जीते। हम बाज़ दफा अगर तबसरा कर रहे हैं या कोई तजवीज़ देते हैं तो हम खुदा न खास्ता ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो नीचे हो जाए। परसों यकीन करें जब पाकिस्तान जीता तो शायद बाबर आजम की जितनी खुशी हुई होगी मुझे भी उतनी ज्यादा खुशी हुई कि मेरा मुल्क जीत गया। लेकिन अगर देखें अगर आपने एक दफा गाड़ी किसी खड्डे में मार दी, दोबारा वहां से गुजर रहे तो अगली बार आप वहां से मोहताज होके गाड़ी गुजारेंगे कि दोबारा जो है वो खड्डे में टायर भी खराब होने का खतरा है, गाड़ी भी डैमेज होने का खतरा है। तो अगर वो समझते हैं कि वो गलती कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में गलती की इस्लाह कर लेना कोई बुराई नहीं है। अगर गलती बंदा मान भी ले तो अगर चेंज कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम लोग तो फिर बैठेंगे किसी और प्रोग्राम में, किसी और दिन बैठकर इसी टीम का इसी परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल यही बात है कि जब परफॉर्मेंस, हाँ जी जी अदीब नहीं, मैं सबसे पहले सिर्फ ये बात कर रहा था कि देखिए आपने तो बैटिंग ऑर्डर के हवाले से आप बात करनी थी ना, जो हमने अजरान मजाक बोल दिया कि जी बाबर और वो तो ओपनिंग स्लॉट छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त कुछ इनसिक्योरिटीज़ इतनी हैं हमारे सक्सेसफुल तरीन प्लेयर्स, कामयाब तरीन प्लेयर्स की, कि वो अपनी जगह अपने आप को बिठा के किसी जूनियर को भी इस वक्त चांस देने को जो है वो तैयार नहीं है। आपको अंदाज़ा होगा मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट प्लेयर, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी, दुनिया के टॉप बैट्समैन में से एक हैं। लेकिन भट्टी साहब ऐसा नहीं लगता वाकई कि इस लेवल पे आके भी खिलाड़ियों की ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि यार अगर मैं यहाँ से हट गया और मेरी जगह आके किसी ने परफॉर्म कर दिया तो कहीं मेरा ही दरवाज़ा बंद ना हो जाए? क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या है ये? बिल्कुल देखिए इसमें एक खौफ का एलिमेंट है कि यार अगर मैं रेस्ट कर लूँ और दूसरे को मौका दे दूँ और उसके बाद मुझे दोबारा टीम में चांस ही ना मिले, तो ये इनसिक्योरिटी है, ये लोगों के अंदर एक खौफ तो है। लेकिन मसला ये है, मैं सकलैन मुश्ताक हमारे दोस्त भी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े ऑफ स्पिनर हैं, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अगर सवेरा और अदील यहाँ पर कोई फॉरेन कोच आ जाए ना, आप देखिएगा इस टीम का बिल्कुल सॉफ्टवेयर चेंज कर देगा, क्योंकि जो फॉरेनर होगा उसकी जजमेंट गलत हो सकती है लेकिन वो फैसले मेरे ख्याल में कोशिश करेगा कि ठीक से ठीक फैसले हो। एक आपको याद होगा बांग्लादेश के हेड कोच थे स्टुअर्ट लॉ, हालांकि बहुत कुछ सक्सेसफुल कोच नहीं थे, बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आज भी आप बांग्लादेश की टीम से पूछ लें जितने वो हार्ड लाइनर थे बाज मामला पर, तो बांग्लादेश के प्लेयर्स को उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अभी मिकी आर्थर को हमने 4 साल पहले रुखसत कर दिया अपने मुल्क से। आज आप मिकी आर्थर के बारे में श्रीलंका से जाके पूछ लें, अभी वो लेस्टेरशायर काउंटी की कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ मिकी आर्थर को देख लें, एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी गैर मुल्की कोच को हम वर्ल्ड कप के बाद या जब सकलैन मुश्ताक का असाइनमेंट पूरा हो, क्योंकि रमीज राजा के भी अगर आप पुराने सुने
तो रमीज राजा भी ये बात कहते रहे कि हमें फॉरेन कोच चाहिए, बल्कि रमीज राजा का एक और आपको अब पता नहीं वो सुनेंगे तो नाराज ना हो जाए, परसों रात का जुमला सुनाऊं। मैं नेशनल स्टेडियम की लिफ्ट से उतरा था, 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और रमीज राजा लिफ्ट के अंदर घुसे, तो बड़ी गर्मजोशी से मिले, मैंने उनको मुबारकबाद दी। कहने लगा भाई बात सुनो, ये टीम जो है ना ये सबको हार्ट अटैक दे देगी। मेरे भाई वसीम राजा का इंतकाल जो था वो भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ, तो मैं वैसे तो कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाता था, चला जब से चेयरमैन बना और मैंने ज्यादा खाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये टीम किसी वक्त मुझे भी हार्ट अटैक दे देगी। तो इस टीम पे आप ये तवक्को न रखें कि हमें और आपको परेशान किया हुआ है। किसी भी चेयरमैन भी लाइटर बोर्ड में यही कह रहे थे कि ये टीम जो है किसी को भी हार्ट अटैक दे सकती है, लिहाजा इस टीम से आप बड़ी से बड़ी खबर की तवक्को रखें और छोटी से छोटी टीम से हारने की खबर की भी तवक्को रखें। तो पाकिस्तान टीम दुनिया में कहते हैं कि वो टीम है जो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल भट्टी साहब, और मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना एक जो है वो अपने सारे फैंस के लिए भी एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान निकालना चाहिए, बिकॉज जो हमारी हालत होती है, जिस तरह दिल हलक में आ जाता है और फिर जिस तरह की जीत आती है, वाकई ये एक अलग सी टीम है, एक अनोखी टीम है। शायद कॉर्नर टाइगर्स का हमें जो एक टैग मिला वो भी बेहतरीन है कि जब इस टीम को दीवार से लगाते तो ये टीम बाउंस बैक करके उसी तरह आती है। बट भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके टाइम का। एक बात जो आपने कही कि फॉरेन कोच, वाकई ऐसा लगता है फॉरेन कोच की अशद ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा लगता है कि मैचअप्स नहीं बनाए जा रहे, एनालिटिक्स पे इतना काम नहीं हो रहा, ऑपोजिशन की क्या वीकनेस है उस पर काम नहीं हो रहा। शायद एक फॉरेन कोच आएगा तो उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। बट बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन गेम सेट मैच। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, गेम सेट मैच पे हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और एक इंटरव्यू भी आपके लिए प्लान किया हुआ है, सो वील सी वेदर वील वॉच दैट एज वेल। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी, अब्दुल बाजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का पहला T20 इंटरनेशनल मैच भी कवर किया था और संडे को होने वाला द 200 T20 इंटरनेशनल मैच ऑफ पाकिस्तान वो भी कवर किया। सो उनसे काफ़ी सारी बातें हुई इस पूरे सफ़र के हवाले से, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बहुत इन डेप्थ डिस्कशन हुई। अदील मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। अदील, जहां ये सारी डिस्कशन हुई है, एक चीज़ जो कि मैंने जाते जाते कही थी, मैं आपका इनपुट उस पर ज़रूर जानना चाहूँगी। अदील, जब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, हम मैचअप्स की बात करते हैं, ये मैचअप्स हैं और ये जो बैकडोर होमवर्क है, आपको लगता है यहाँ कहीं हम ज़रूर लैक कर रहे हैं? आई थिंक ये बड़ा ऑब्वियस सा हो जाता है सवेरा। कुछ डिसीशंस, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद स्टेडियम में बैठा हुआ एक आम आदमी ये बात समझ सकता है। आप बड़े हैरान, आप क्या अंगुश पदंदा आप हो जाते हैं ये देख के कि यार ये आपका कप्तान इस तरह क्यों नहीं सोच रहा। आसिफ अली की जहाँ पे बात की, जिस वक्त पाकिस्तान कल, ये मैं आखिरी T20 मैच की बात कर रहा हूँ, एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इन द स्टेडियम कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आसिफ अली को भेजा जाए, लेकिन वहाँ पर शान मसूद को भेजा गया और फिर उसके बाद खुशदिल शाह को आपने भेज दिया। कुछ समझ में नहीं आती बात कि एक बंदा है जो तवातुर के साथ फेल हो रहा है। आप ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा के लिए एक मैच में परफॉर्म करके आ जाओ, कि किसी की शायद फेस सेविंग करवानी थी। खुशदिल वहाँ भी नहीं चल पाया। आसिफ आया, वो जो उसका अपना है, अगर यही सोच लें कि अगर उसको 7 या 8 बॉलें मिल जाती तो शायद हो सकता है वो 2 की जगह 3 छक्के मार देता। ये सिलसिला है। देखिए भट्टी साहब का अक्सर जब भी इनसे बात होती है वो हमेशा इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं दैट वी नीड अ फॉरेन कोच। देखिए इसमें एक तो माइंडसेट का इशू, एक साइकोलॉजिकल इशू है। गोरा जब होता है ना टीम में तो ज़रा हम वैसे ही उसको, थोड़ी गोरा कहीं भी आ जाता है, किसी मीटिंग में आके बैठ जाए, किसी कॉर्पोरेट में आके बैठ जाए, आप उसको वैसे ही अपने ज़्यादा ना कुछ तरह पढ़ा लिखा समझते हैं कि यार, और ये एक फैक्ट भी है। आई थिंक देयर अप्रोच इज़ वेरी प्रोफेशनल। आई थिंक मैं आज भी जो मिकी आर्थर को जिस अनसेरेमोनियस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले स्टाइल से हमने हटाया है, दैट थिंग इज़ कम टू बाइट पाकिस्तान क्रिकेट। उसके बाद से हमारी अप्रोच में बड़ा फ़र्क पड़ा है और ये बात भी माननी पड़ेगी कि इस वक्त जो आपकी टीम यहाँ पर मौजूद है, इसमें कितने सारे खिलाड़ी हैं जो लिटरली मिकी के हैंड पिक खिलाड़ी हैं, उनको नर्चर किया है उन्होंने। बाबर आजम अगर आपको याद हो तो उनके बिल्कुल शुरू के टाइम पे मिकी ने जिस तरह बाबर को बैक किया था, कि अगर आपको वो मशहूर वाक़या भी याद हो कि हमारी एक जर्नलिस्ट ने उनको वो मिकी आर्थर का बेटा कह दिया था, तो उस पर वो काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे बाबर आजम, इफ़ यू रिकॉल। सो आई थिंक बहुत सीरियस इशू है ये। एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। सकलैन ने जो आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, मैं ऑनेस्टली ये समझा सवेरा कि ये किसी ने शायद इंटरनेट पे कोई मीम्स रिलीज़ किए हैं। वो जो मीम्स आते हैं ना, मैं समझा कुछ उस तरह की बात हो रही है।
फिर व्हेन आई हर्ड द वीडियो एंड ऑडियो आई वाज शॉक कि ये तो वाकई ये बातें करके गए हैं। लाइक मुझे लग रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको जो है ना आने वाले वक्त में महंगी पड़ सकती है बहुत। बिल्कुल, मतलब ये कि हम क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा बातें सुनना चाहते हैं। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दी प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हारिस रऊफ डिड। हारिस ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छे से सवालों को जवाब दिया, सार्केस्टिक नहीं हुए, क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं जो पाकिस्तान टीम का प्लेयर आता है वो इतना सार्केस्टिकली जर्नलिस्ट को जवाब देता है। मगर खैर कम्युनिकेशन गैप ये तो सबसे बड़ा मसला है अदील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो कि नाराज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। यू नेम इट, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये सब नाराज़ बैठे हैं। अब इसमें इनका कितना कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना कसूर है, वो उमर अकमल की ज़बानी सुनते हैं, बिकॉज कादिर ख्वाजा ने बात की उमर अकमल से, क्या कहना है उनका अभी जो उनका करियर फ्लो चल रहा है उसके हवाले से, आइए वो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ मिडिल ऑर्डर बैटर उमर अकमल मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी खिदमात हैं इनकी और काफ़ी जारहाना क्रिकेटर जो थे अपने दौर में थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा आउट हैं और मुशक्कत कर रहे हैं टीम में वापसी के लिए। उमर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएं कि नेशनल T20 में हमने आपको नहीं देखा, क्या वजूहात हैं इसकी कि आप जो है वो प्लेइंग 11 में नज़र नहीं आए? सेंट्रल पंजाब की तरफ से हर मरतबा देखते थे हम आपको खेलते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं समा टीवी पे, और आपका भी शुक्रिया कि आप आए हैं। देखें, मेरा ख्याल प्लेइंग 11 में नहीं, आपने फ़र्स्ट 11 में नहीं मुझे देखा होगा, सेकंड 11 में खेल रहा था और उन्होंने बोला था कि कुछ मैचेस खेलें उसके बाद हम आपको ऊपर बुला लेंगे। मेरा ख्याल पूरा टूर्नामेंट ही ख़त्म हो गया है तो अभी तक ऊपर बुलाया ही नहीं है इन्होंने। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ और अपनी जगह बनाऊँ। जितना अच्छा टूर्नामेंट हुआ था और जितने बैटिंग ट्रैक थे पिंडी में और मुल्तान में, मेरी पूरी कोशिश थी मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। उमर भाई, हमने देखा है कि आप PSL में भी जब आए हैं तो उस वक्त भी कोयटा की तरफ से बड़ी अच्छी आपने बैटिंग की, जारहाना बैटिंग की उस नंबर पे जहाँ पर ज़रूरत है आजकल पाकिस्तान टीम को भी। तो क्या समझते हैं, आपने रब्ता करने की कोशिश नहीं की नदीम खान से या चीफ सेलेक्टर से या ऊपर अब्दुल रज़ाक से? मैंने तो तीनों से, नदीम भाई से भी रब्ता किया, चीफ सेलेक्टर साहब से भी रब्ता किया, अब्दुल रज़ाक साहब से भी रब्ता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिज़ी थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैसेजेस करते रहे हैं वो, मैं भी करता रहा हूँ, लेकिन उनसे रिक्वेस्टें करता रहा हूँ मैं कि जी आप मुझे ऊपर भिजवाएँ। आपने मुझे बोला था कि मैं 2-3 मैच खेलूँ उसके बाद मुझे वो ऊपर बुला लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिज़ी थे। आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, ये तो आप लोगों को वो बताएंगे। आप भी मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करते रहे हैं, क्या समझते हैं किधर आपने देखी है कि पाकिस्तानी जो मिडिल ऑर्डर थे कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे और कितनी ज़रूरत है उनको अभी भी सीखने की? मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बैट्समैन एज ए मिडिल ऑर्डर खेल रहा है तो उसको अगर 5 से 6 ओवर मिलते हैं या 8 से 10 ओवर मिलते हैं, उसके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम होना चाहिए कि मैं वहाँ पे जाऊँ और परफॉर्म करूँ। और आई डोंट नो कि वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे या टीम प्लान का एक हिस्सा था कि वो लेट आ रहे थे, उससे पहले नवाज़ भी, शादाब भी आ रहे थे। तो मेरे ख्याल अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये आप टीम मैनेजमेंट से पूछेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेटर बताएंगे, लेकिन एज ए मिडल ऑर्डर, एज ए बैट्समैन मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मुझे 8 से 10 ओवर मिलें तो इंसान को सेटल होने का पूरा टाइम मिलता है और उसमें इंसान गेम को निकाल के लेके जाता है। पर हमने जब देखा था कि टीम सिलेक्शन की बात आती है उस वक्त शोएब मलिक ने एक ट्वीट कर दी कि यारी दोस्तियां हैं और उसके बाद लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो क्या आपको नज़र आती हैं या आपको फील होता है वाकई कि शोएब मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा? देखें, मेरे सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने कोई सोच समझ के ही ट्वीट किया होगा, तो ये बेटर यही है कि आप उनसे ये सवाल का जवाब ले लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं तो उनसे अभी बहुत जूनियर हूँ, उन्होंने कोई सोच समझ के ही ट्वीट किया होगा। अच्छा उमर, पाकिस्तान टीम में से जो भी आउट होता है उसके लिए वापसी के दरवाजे इतनी जल्दी क्यों नहीं खुलते? कोई ग्रीस देने वाली होती है दरवाज़ों को या कोई ऑयलिंग करनी होती है, क्यों इस तरह मुश्किल पेश आती है? देखें, ये बेस्ट टाइम है कि हम लोग डोमेस्टिक खेलें, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि अगर मैं फ़र्स्ट 11 में खेलूं, उसमें परफॉर्म करूं, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है
कि उसमें परफॉर्म करूँगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे लिए पाकिस्तान की टीम के दरवाजे खोल देंगे। अच्छा उमर, आप अपनी फ़िटनेस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि हमें इत्तला मिली थी कि 4 क्रिकेटर्स जो हैं, शर्जील हैं, आप हैं, हारिस सुहेल हैं और उसके साथ साथ आज़म खान, उनको बुलाया गया था नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कि फ़िटनेस टेस्ट लिया जाएगा उनका। तो क्या बना सर फ़िटनेस टेस्ट का? आप अभी जो है वो बता रहे थे कि अभी सेकंड 11 में भी खेले थोड़े से मैचेस, तो क्या बना? देखिए, मैं उस वक़्त अमेरिका में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और जब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फ़ोन आया कि हम आपने एज ए फिटनेस टेस्ट देने के लिए आना है, तो मैंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए। मुझे ग्रीन सिग्नल नज़र आया कि मुझे पाकिस्तान टीम में कंसिडर किया जाएगा और अगर नहीं तो मुझे 2-3 महीने मेरे पे लगाएंगे और मुझे कम बैक करवाएंगे। मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया और मैंने बात की और जो हमारे हेड कोच थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे अगर आपने बैटिंग और फील्डिंग नहीं करवानी, जो टीम का एक मॉर्निंग का सेशन होता है फ़िटनेस का, आप मुझे बस वही अलाउ करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मैक्सिमम 3 वीक्स में मैं इंशाल्लाह अपने आप को और प्रूफ करके आपके सामने लेके आऊँगा और जो आप बेहतर समझेंगे मेरे लिए वो आप डिसीजन लीजिएगा। मुझे एटलीस्ट मॉर्निंग का सेशन अलाउ करवाएं। उन्होंने कहा ठीक है, हमें अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने बुलाया नहीं है। जून-जुलाई में मैंने ये फिटनेस टेस्ट दिया था। अच्छा उमर, आप खुद को पाकिस्तान टीम में से जो मिडल ऑर्डर है उनसे टू बी ऑनेस्ट आप अपने आप को बेहतर समझते हैं अभी भी? देखें, मैं उनके लिए भी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है। वो भी एक मेरे प्लेयर हैं, मेरे कोलीग्स हैं, चाहे मेरे से जूनियर हैं या कुछ मेरे से सीनियर भी हैं, जैसे शुएब भाई मेरे से सीनियर हैं, कुछ मेरे से जूनियर भी हैं। मैं उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता और ना मैंने कभी ज़िंदगी सोचा है प्लेयरों के बारे में बुरा। देखें, अगर वो अच्छे हैं तो वो खेल रहे हैं, लेकिन उनसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है और एडवाइस है उनको कि अगर 5-6 ओवर या मैक्सिमम 10 ओवर बचते हैं तो वो कप्तान को अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें, हेड कोच को अपना इंटरेस्ट शो करें और उनको बिलीव दें कि हम लोग करके आएंगे और आप ये कह लें कि हम करके आएंगे और हम आपको मैच को मुश्किल कंडीशन से निकाल के लेके जाएंगे। उमर भाई, हमने देखा कि आप जब भी मिडल ऑर्डर में आते थे, आपकी बैटिंग आती थी तो उस वक्त आप नडर क्रिकेट खेलते थे, कोई डर नहीं होता था शॉर्ट पिच का। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो आपका और कामरान अकमल का रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है, छक्के बड़े बड़े लंबे लगाएं। मिस करेंगे इस वर्ल्ड कप को कि उमर अकमल इस वर्ल्ड कप में होता, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर खेलता और वही उमर अकमल जो है वो याद ताज़ा करता? देखिए, मैं तो मिस 2017 से ही कर रहा हूँ, जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से मैं वापस आया था और अभी तक मिस कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे साथ मिसहैप हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी है और मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान का जो नाम है नीचे लेके जाऊँ। हमेशा मेरी फैमिली ने पाकिस्तान का नाम ऊपर रखा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी जब भी चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम ऊपर ही रखेंगे हम लोग। उमर, जिस तरह आप बता रहे थे कि अभी नेशनल T20 की आपको फर्स्ट 11 में भी नहीं शामिल किया गया, सेलेक्टर्स जो हैं वो भी आगे से जो है वो डिफोकस करते हैं एक तरह का प्लेयर को कि आपका मुस्तकबिल क्या है। कभी ये ख्याल आया डिसहार्ट होके कि यार उमर अब बस क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया, अब कुछ और करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना कभी ख्याल आया। जब ज़ाहिर सी बात है जितनी देर तक जिस्म में जान है, फ़िट हैं हम लोग, हम क्रिकेट खेलेंगे। ये जो पोजीशनें आती रहती हैं चीफ सेलेक्टर्स की, हेड कोचेस की, ये चेंज होते रहते हैं, प्लेयर उधर ही खड़े रहते हैं। इसलिए मैं कभी प्लेयरों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोला और ना कभी मैं बोलूँगा, क्योंकि हम लोग एक ही टीम में होते हैं या एक डोमेस्टिक जब टीम क्रिकेट चल रही होती है एक टीम में होते हैं या पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो एक टीम में होते हैं। ये सीट वहीं पे रहती है, इसके ऊपर बैठने वाले चेंज होते रहते हैं, तो इनकी वजह से डिसाइड हो के मैंने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया कि मैं क्रिकेट छोड़ दूँ। उमर, अब हमने देखा है कि काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं जिनकी फ़िटनेस का लेवल वो नहीं है जिस पर बातें होती रहती हैं अक्सर चीफ सेलेक्टर की जानिब से भी और कोचेस की जानिब से भी कि ये फ़िटनेस लेवल का हम म्यार जो है वो बेहतर बना रहे हैं। तो क्या ये फ़िटनेस लेवल का म्यार उमर अकमल को साइड लाइन लगाने के लिए किया गया है या इसकी वाकई वजूहात आप देखते हैं? देखें, बीच में कुछ प्लेयर्स ऐसे आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा बिल्कुल भी, वो भी मेरे बैचमेट ही हैं और जूनियर्स भी हैं। वो बीच में जब वो आए थे तो उस वक़्त फ़िटनेस सब कुछ ख़त्म कर दी गई थी और उस वक़्त ये कह लें कि कहा गया था जी जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा और एज ए प्लेयर ग्राउंड फिटनेस देखनी चाहिए, ग्राउंड में कौन फिट रहता है कौन नहीं रहता फिट।
और जैसे ही वो टीम से थोड़े से बाहर हुए हैं तो दोबारा वो ट्रेंड शुरू हो गया जी, फिटनेस फिटनेस फिटनेस। तो मेरा ख्याल है जो ग्राउंड में फिट लड़का होता है ना उसको कंसिडर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई है। और उमर अकमल का यही कहना था कि जो कुर्सी है, ओहदा है, वो वहीं पर रहता है, सिर्फ ऊपर जो बैठने वाला इंसान होता है वो चेंज होते रहते हैं। तो कोई नहीं, मुश्किल वक्त आता रहता है लेकिन वो भी निकल जाता है। उमर अकमल पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए कमबैक ज़रूर करेंगे। बिल्कुल जी, आपने ये इंटरव्यू सुना। एक तरफ क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन था, एक बहुत फेमस फिल्म थी, या क्यूरियस केस ऑफ उमर अकमल है, बट वाकई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सेकंड 11 में खेल रहे हैं। कम्युनिकेशन का गैप हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कम्युनिकेशन का जो मसला है उसको सही करना पड़ेगा, मगर इस वक्त हमारे पास कोई कम्युनिकेशन का मसला नहीं। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं गद्दाफी स्टेडियम से अपडेट देने के लिए, क्योंकि ये जो बारिश हो गई है लाहौर में, आई होप कि आगे ये सीरीज़ पे कहीं भी इम्पैक्ट ना करे, बट धुआंधार ज़ोरदार बारिश हुई आज लाहौर में। कादिर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ज़वेरा, दोपहर को गहरे से बादल आए और शदीद तेज वो शुरू हुआ। आधे घंटे पर जो है वो ये बारिश हुई और काफ़ी तेज़ जो है वो कड़कदार बारिश देखने को मिली लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में। जबकि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जब भी बारिश होती है उस वक्त काफ़ी तादाद में पानी जो है वो खड़ा हो जाता है और ज़िले इंतज़ामिया को परेशान कर दिया आज की बारिश ने, क्योंकि आज जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान प्रैक्टिस भी होना था जो कि कैंसिल हो गया शदीद बारिशों की वजह से। कल अब जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 मैच है वो शाम को गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त जो गद्दाफी स्टेडियम की सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त जो ग्राउंड स्टाफ है वो कवर्स कर रहे हैं साइड पिचेस को भी और जो प्लेइंग पिचेस हैं उनको भी। पूरा जो स्टेडियम था उसमें पानी मौजूद था, काफ़ी तेज़ बारिश थी। सुपर सॉपर्स की जानिब से जो है वो इसको खुश्क करने का अमल जारी था। पैड्स भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद थे और बाल्टियाँ भी मौजूद हैं जहाँ पर खुश्क करके उसको पानी को जज़ब करके बाल्टियों के अंदर डाला जा रहा है। सुपर सॉपर्स जो हैं वो भी पूरे ग्राउंड में चक्कर लगा रहे थे और उसको खुश्क कर रहे थे पानी को। अलबत्ता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदार हैं उनका ये कहना है कि कल का मैच बिल्कुल होगा। दरमियान में जो है वो बशर्ते ये कि तेज़ बारिश ना हो, कल भी जो है वो बारिश एक्सपेक्ट ज़रूर की जा रही है। लेकिन पुरुमीद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान, ग्राउंड स्टाफ और क्यूरेटर्स के कल का जो मैच है वो ज़रूर गद्दाफी स्टेडियम में होगा, 5वां T20 मैच। इस हवाले से तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल हैं। गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ की बात हेलीकॉप्टर तो नहीं मंगाना पड़ जाएगा पानी खड़ा था लेकिन ज़िले इंतजामिया उसको भी खुश करने में मसरूफ है। सॉरी सवेरा, दोबारा मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो नहीं मंगवाना पड़ेगा फिर से? देखिए इस तरह की नौबत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस्त्रियों से भी पिच को खुश करने की नौबत नहीं आएगी। तमाम तर जो इक्विपमेंट हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौजूद हैं, जिससे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी मसरूफ़ अमल है, उसको खुश करने में मसरूफ़ है। तो कल तैयार होगा गद्दाफी स्टेडियम होस्ट करने के लिए 5वां T20 मैच। बड़े मज़ेदार मैच हुए जो कराची लेग के मैचेस थे। अब लाहौर की बारी है और लाहौरी क्राउड जो हैं वो सुपर चार्ज हैं। सिर्फ इंतज़ार है कल के जो मैच का 5वां T20 मैच जो होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि तमाम जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। स्टेडियम के तीनों दिन जो मैचेस हैं वो लाहौरियों ने टिकट पहले से खरीद चुके हैं और उसको प्रिंट भी करवा चुके हैं, क्योंकि ई टिकट अलाउ नहीं है और प्रिंटेड जो टिकट्स थी उसके लिए 4 दिन दिए थे गद्दाफी स्टेडियम के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही है कि जिस तरह कराची में रौनक लगाई जो सारे स्पेक्टेटर्स ने, आई लाहौर में भी इसी तरह रौनक लगाए स्पेक्टेटर्स और उसी तरह मैच को एंजॉय करें, उसी तरह का शोर और एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हमने जो है आप तो वहाँ हैं ही, अदील भी वहाँ मौजूद हैं, तो हमने जो है वो गेम सेट मैच का आधा हिस्सा वहाँ भेज दिया है। बट आई होप कि हमें अच्छे मैचेस देखने को मिले। अदील आपका बहुत शुक्रिया, कादिर आपका बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया गेम सेट मैच का। आई होप आप लोग जो हैं वो आप लोगों ने पसंद किया होगा शो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।